भगदड़ के असली आंकड़े कब आएंगे, ये है अहम सवाल। ग्वालियर के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मान सिंह की बात आपको सुनाएंगे, जिनके फुफेरे भाई की मौत हो गई, लेकिन मौत के बाद उनके साथ क्या हुआ ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा बिहार भी आपको लिए चलेंगे, समस्तीपुर की एक बेटी का भी दर्द सुनाएंगे जो अपने पिता की तलाश कर रही हैं। ये है वो। और इसी तरह आपको आजमगढ़, जौनपुर और अजमेर से भी चौंकाने वाले खुलासे दिखाएंगे। भगदड़ के पीड़ित जो दास्तान बयां कर रहे हैं उसे सुनकर रूह कांप जाती है। हम आपको केस स्टडीज भी दिखाएंगे, अपने रिपोर्टर से बात करेंगे, लेकिन पहले वो 7 सनसनीखेज आरोप दिखा देते हैं जो परिजनों ने यूपी सरकार और प्रशासन पर लगाए हैं। जी हां, पहला बड़ा आरोप, पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा है। दूसरा, परिजनों से लेटर लिखाया जा रहा है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि लेटर कैसा लिखवाया जा रहा है। लेटर में दरअसल सामान्य मौत लिखने का दबाव डलवाया जा रहा है, यानी बस किसी तरह से लिख दो कि भगदड़ में मौत नहीं हुई, सामान्य मौत हुई, अचानक से बीमार हुए और जान चली गई, यह लिखवाया जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं डेथ सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है। अस्पताल में 150 से 200 बॉडीज देखने का दावा किया गया है। जिनके अपने अस्पताल में भर्ती हुए, जिनकी मौत हुई, वो लोग खुद ये दावा कर रहे हैं, मरने वालों के रिश्तेदार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से अस्पताल में 150 से 200 बॉडीज, डेड बॉडीज तो खुद देखी हैं। और प्रशासन का क्या रुख है? अब तक सिर्फ 30 मौत के आंकड़े जारी किए गए। याद होगा आपको, भगदड़ मचने के 17 घंटे बाद प्रशासन मीडिया से मुखातिब हुआ था। पहला आंकड़ा रखा गया था, 30 लोगों की मौत हुई है, यह बताया गया था। और उसके बाद से अब तक कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। पैसे देकर शव घर भेजे जा रहे हैं, ये तक आरोप लगा रहे हैं पीड़ित लोग। ऐसे में ये अपने आप में बहुत मौजूद और बड़ा स्वाभाविक सवाल है कि आखिर सनातनियों के साथ ये व्यवहार क्यों, ये हो क्या रहा है, और आखिर किस बात को ढकने की, छिपाने की, कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। ये हैं वो अहम सवाल। और आइए अब सबसे पहले आपको ग्वालियर के कामता बघेल की मौत पर हुए खुलासे के बारे में बताते हैं। भगदड़ में ग्वालियर के कामता बघेल की मौत हुई। कामता बघेल के भाई मान सिंह जो दावा कर रहे हैं उसे आज हम सबको सुनना चाहिए। पंचनामे में भगदड़ में मौत का जिक्र नहीं है। तबीयत खराब होने की वजह से यह मौत डिक्लेयर की गई है। डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया है। परिजन दावा कर रहे हैं कि भगदड़ में 30 नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की जान गई है। 29 तारीख में सुबह हम 3 बजे गए तो पहुंचे, भीड़ भक्कड़ हो गई जाना। एक हमारा साथी था, वो दब गया उसमें। क्या नाम था उनका? कामता प्रसाद बघेल। अच्छा। आपके रिश्तेदार? हाँ, आपके रिश्ते, हमारे बुआ के लड़के हैं वे। सर वहाँ जाके संगम घाट से पहले ही रास्ता में दब गए हम। कुछ ले गए भैया हमारा, सब मुँह बगल से साइड हो गए, तो उसमें लगे, हॉस्पिटल में ले गए हम उसको। तो वे हम पे पुलिस वाले जाना दबाव डालने लगे। बात जी, कैसा दबाव डाल रहे थे? डाब जी थे जो हम लिखेंगे तेगा। क्या लिखवाना चाह रहे थे वो? सर बोले लिखवाने थे, अखाड़े के पास में इनकी मृत्यु हुई है। कैसे सामान्य मौत बता रहे थे? सामान्य मौत वही है जिनकी तो इससे इसमें अटैक आ गया इनको। तो क्या किया? सर किया गया उनको, हमको लाश दी। फिर 2-3 बजे फिर हमने पीएम कराया उसका। पीएम कराया, कोई हमारी मदद नहीं। मतलब रूह कांप जा रही है इन दावों को सुनकर। परिजन कह रहे हैं कि मरने के बाद शव का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। पोस्टमार्टम भी उन्होंने खुद कराया है, किसी तरह की कोई मदद नहीं की। और दबाव डाला जा रहा है कि इसे सामान्य मौत बता दो। लेटर लिखवाया जा रहा है, इस तरह का लेटर। इसमें क्या है डिटेल आपको आगे देंगे, लेकिन इस तरह का लेटर लिखवाया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि अचानक तबीयत खराब हुई और मौत हो गई। यानी कुल मिलाकर ये सामान्य मौत थी, भगदड़ में जान नहीं गई है। ये डिक्लेरेशन दे दो और शव को ले जाओ। ग्वालियर के मृतक कामता बघेल के परिजन मान सिंह ने बड़ा दावा किया है। पुलिस ने शव देने के बदले लिखवाया लेटर।
लेटर में सामान्य मौत का जिक्र कराया। लेटर में लिखवाया महानिर्वाणी अखाड़ा के आश्रम में रुके थे मृतक। लेटर में लिखवाया गया कि आश्रम में ही तबीयत खराब हो गई और अचानक मौत हो गई। ये वो लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से परिजनों से ये लेटर लिखवाया जा रहा है, साइन करवाई जा रही है और इसमें एक तरह का डिक्लेरेशन उनसे लिया जा रहा है कि मौत तो सामान्य थी। शव के बदले सामान्य मौत का ये जो लेटर है, ये जरा हम आपको पढ़कर बताते हैं कि किस तरह का लेटर लिखाया जा रहा है। सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना अखाड़ा कुंभ मेला प्रयागराज महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी मानसिंह निवासी जनपद ग्वालियर, प्रार्थी के बुआ के लड़के कामता प्रसाद बघेल उम्र 50 साल निवासी ग्वालियर संगम स्नान के लिए कुंभ मेला प्रयागराज आए थे। कुंभ मेला प्रयागराज के महानिर्वाणी अखाड़ा में रुके थे, वहीं पर अचानक तबीयत खराब हुई और मृत्यु हो गई। सूचना दे रहा हूं कि आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। इनकी मृत्यु दिनांक 29 जनवरी 25 को हुई है। प्रार्थी मानसिंह, पता ग्राम खड़वई, थाना डबरा, ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी 2025। इस तरह का लेटर लिखवाया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये लेटर तो लिख दिया, ये पत्र तो लिख दिया क्योंकि दबाव था, लेकिन बाद में मीडिया के कैमरों के सामने सच कबूल भी कर लिया कि भगदड़ में मौत हुई और प्रशासन ने दबाव डालकर ऐसा लेटर, ऐसा पत्र लिखवाया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं, वो रिपोर्टर्स जो लगातार सच को आपके सामने रख रहे हैं। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता प्रयागराज से मौजूद हैं। इसके अलावा विपिन चौबे लगातार प्रयागराज में बने हुए हैं। रुपेश कुमार की आप प्रयागराज से लगातार रिपोर्ट्स देख रहे हैं। अजमेर भी आपको लिए चलेंगे, हमारे संवाददाता ध्वज आर्या वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, ये हो क्या रहा है, ये पहला सवाल है। अब तो खुलेआम जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, वो ये दावा कर रहे हैं, मीडिया के कैमरों के सामने कह रहे हैं कि दबाव डालकर उनसे लेटर लिखवाया जा रहा है कि किसी तरह से सामान्य मौत बता दो और उसके बाद डेड बॉडीज को ले जाओ। लेकिन वो कह रहे हैं मौत तो भगदड़ में हुई, दबाव डालकर लेटर लिखवाया जा रहा है। मंशा क्या नजर आती है इस पूरी कवायद के पीछे, इस कवर अप के पीछे? बिल्कुल समीर, ये बड़े ताज्जुब की बात है, हैरान करने वाली बात है। जो ग्वालियर के डबरा के जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, ये वाकई में इस परिवार से पहले तो ये लिखवा लिया गया कि जिनके भी मौत हुई है उनकी हार्ट अटैक के चलते मौत हुई है, और उसके बाद देखिए कि लगातार हम उस परिवार से बातचीत करते रहे। ये लेटर लिखवाने के बाद जब उनसे बातचीत करते रहे तो उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा उन पर भारी दबाव बनाया गया था। एक तस्वीर भी आप यहाँ पर दिखा देते हैं, प्रयागराज संगम से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ की फिलहाल क्या व्यवस्था है। बहरहाल जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं समीर, उस पर खासा दबाव था और कोई भी कैमरे पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। उनका यह कहना था कि कहीं हम फिर से मुसीबत में ना पड़ जाए, हम कैसे सरकार से पंगा ले सकते हैं। मगर लगातार हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते रहे, उन्हें हौसला भी देते रहे कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे। और उसके बाद उसके ही परिवार में से एक शख्स सामने आया और उसने सारी घटना को बताया, सरकार या प्रशासन ने किस तरह की चीज़ें उसके परिवार के साथ की, किस तरह से लेटर लिखवा लिया गया और कह दिया गया कि जाइए। इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्हें भी हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि डबरा से ही नरोत्तम मिश्रा पहले विधायक रहे हैं, उनका विधानसभा वो क्षेत्र आता है। लिहाजा ये परिवार नरोत्तम मिश्रा के पास गया और ये कहा कि वो तो बॉडी भी वहीं पर एक तरह से उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो हम भी विनती करते हैं कि उसे यहाँ पर लाया जाए। उन्होंने हस्तक्षेप किया, उसके बाद इस बॉडी को भी डबरा में लाया गया। बहरहाल वो पत्र सामने आया और वो परिवार भी सामने आया TV9 के हौसला देने के बाद कि हम आपको हौसला देते हैं, वादा करते हैं कि आपके परिवार पर आंच नहीं आएगी, आप सच बोलिए और सच के हम साथ हैं। बिल्कुल, ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देखिए, देश आज इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची, उसमें आखिर कितने सनातनियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और सनातनियों के साथ यह सलूक आखिर क्यों किया जा रहा है, आंकड़ों को क्यों छिपाया जा रहा है, क्यों की जा रही है आंकड़ों की बाजीगरी। अब एक और उदाहरण आपके सामने, जौनपुर की चंद्रावती देवी की भगदड़ में मौत हो गई। झूसी के सेक्टर 21 की भगदड़ में इनकी मौत हुई। यहां पर काबिले गौर बात यह है कि संगम इलाके में जो भगदड़ मची वो तो प्रशासन ने माना, लेकिन झूसी के सेक्टर 21 में भगदड़ मची ये माना ही नहीं गया है अब तक आधिकारिक तौर पर। और
जिस केस स्टडी का हम जिक्र कर रहे हैं वो झूंसी के सेक्टर 21 की भगदड़ में उनकी जान गई। मेडिकल कॉलेज में मिला था चंद्रावती का शव। परिजनों का दावा, मेडिकल कॉलेज में उन्होंने अपनी आंखों से 100 से 150 शव तो खुद देखे। परिजनों का दावा है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम तक नहीं कराया। देखिए यहां पर भी वही कहानी। परिजनों ने कहा पोस्टमार्टम ना कराने की एडवाइजरी है। पुलिस ने कहा ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा। यानी ये खोखले वादे दावे करके किसी तरह से परिजनों को डेड बॉडी सौंप दी गई। पोस्टमार्टम ना कराने की एडवाइजरी है, ये प्रशासन के लोग परिजनों से कहते नजर आ रहे हैं। सुनिए। तो हमारे पास सूचना आती है कि आपकी माँ जो है वहाँ से फ़ोन की जो साथ में गए थे कि वो खो चुकी हैं। तो फिर मैं कुछ देर इंतज़ार किए, फिर सोचे कि अगर भीड़ में खोई है तो जाके हमको ढूंढना चाहिए। इसके बाद मैं गया, कम से कम फूलपुर से 10 किलोमीटर पहले ही जो है बस रोक दी गई। इसके बाद फिर हम लोग पैदल वहाँ तक इलाहाबाद गए। फिर वहाँ पे जो है आगे हमने मतलब हर किसी में देखना चाहा कि वहाँ मेरी माँ बैठी होंगी, वहाँ बैठी होंगी। बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं मिली। तो बाद में फ़ोन आता है कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए। इसके बाद जब मेडिकल कॉलेज गए, इसके पहले हमारे बाबा के लड़के जो है वहाँ पहुँचे थे। वो बॉडी को जो फोटो लगी थी उसमें शिनाख्त किए। तो अगर उनके पास हमारी पर्ची थी तो उस पर्ची से उनको जो है बताना चाहिए था कि आपकी बॉडी यहाँ पे है। हम लोग 80 किलोमीटर वहाँ से जो है पूरा पैदल यात्रा की अपनी ढूंढ रहे थे कि हमारी माँ खोई है। पर्ची दिया गया था, नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ उस पर लिखा था। फ़ोन नहीं किए। बॉडी शिनाख्त होने के बाद वो कॉल कर रहे हैं। और आइए सीधे आपको एक बार फिर प्रयागराज लिए चलते हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, ऐसा तो हम अपनी आंखों के सामने होता हुआ, घटता हुआ शायद पहली बार देख रहे हैं कि भगदड़ में किसी की मौत हो और प्रशासन पोस्टमार्टम से इनकार कर दे और परिजनों को यह बताया जाए कि भाई एडवाइजरी जारी हो गई है, पोस्टमार्टम हो नहीं सकता। इस कदर आंकड़ों को छुपाने की कोशिश शायद हम अपनी आंखों के सामने पहली बार देख रहे हैं। कितने सनातनियों की जान गई, सनातनियों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह जानने का हक क्या परिजनों को नहीं है? देश ये सवाल पूछ रहा है। देखिए समीर, जो स्थिति मैं प्रयागराज में देख रहा हूं ये बहुत शर्मनाक है और किसी भी हुकूमत और किसी भी सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। सबसे पहले आप ढिढोरा पीटकर पूरे देश से लोगों को बुलाते हो, फिर आप व्यवस्था नहीं दे पाते हो और फिर व्यवस्था भंग होती है तो लोग बेमौत मारे जाते हैं, पैरों से कुचल कुचल कर मारे जाते हैं। और जब लोग मर जाते हैं तो अपना दामन, अपनी सरकार, अपनी छवि को बचाने के लिए आप उन्हें उन मौतों का सर्टिफिकेट भी नहीं देते हो जो मारे गए। आंकड़ों को कैसे छिपाया जा रहा है? लोग ये दावा कर रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी अलग अलग अस्पतालों में गए हैं, घायलों से मिले हैं, उनकी आंखों देखी, पूछा है उनसे, मॉर्चरी में गए हैं, फ्रोजन जहां पर लाशें रखी जाती है वहां गए, अपनी आंखों से कोई 100 लाश देखने का दावा कर रहा, कोई 150 लाश देखने का दावा कर रहा है। इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो बयानात अब अलग अलग राज्यों से जो लोग आए थे यहां पर स्नान करने के लिए, अपने परिजनों को, उनकी लाशों को लेकर जब वापस पहुंचे, लाशें कैसे दी गई? जबरन डंडे के जोर पर, बंदूक के जोर पर उनसे लिखवाया गया कि लिखो कि तुम्हारे परिजन की मौत भगदड़ में नहीं हुई है, यह सामान्य मौत है। ना उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ना उनका पंचनामा भरा जा रहा है, ना उनको डेथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ना एम्बुलेंस दी जा रही है। जैसे तैसे प्राइवेट गाड़ियों में लाशों को ठूस कर फरार करा दिया जा रहा है और मीडिया से बचाया जा रहा है अपने चेहरे को छिपाने के लिए। और अफसोस ये कि घटना के 4 दिन बाद कोई आगे बढ़कर यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हाँ भगदड़ हुई है, हाँ हमसे अव्यवस्था हुई, हमसे गलती हुई, हम स्वीकार करते हैं, व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे। कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और वो एक्सेप्टेंस तो नजर ही नहीं आ रही है, एक्सेप्टेंस तो नजर ही नहीं आ रही है कि अव्यवस्था थी और अव्यवस्था का श्रद्धालु शिकार हुए हैं। विपिन, मुझे एक बात बताइए, 17 घंटे बाद प्रशासन नमूदार हुआ था इस भगदड़ मचने के बाद। मैं संगम इलाके में जो भगदड़ मची उसका जिक्र कर रहा हूं और जो पहला आंकड़ा जारी किया गया वो था 30 मौत का। उसके बाद से अब तक कोई आंकड़ा तो जारी ही नहीं किया गया है और वो तो शुरुआती आंकड़ा था। मतलब अब तक कितने लोगों की जान गई प्रशासन आधिकारिक तौर पर बताने के लिए ही तैयार नहीं है और ग्राउंड पर क्या स्थितियां हैं वो तो हम लगातार दिखा रहे हैं, आप लोग लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से कवर अप करने की कोशिश हो रही है।
अब बात सिर्फ इतनी नहीं है समीर, आप सोचिए आज तक 29 तारीख को भोर में 1 बजे या यूं कहें 28 तारीख की रात में 1 बजे यह घटना हुई है और आज हम 2 तारीख पे खड़े हैं। 2 तारीख तक घटना के 4 दिन बाद अभी तक सरकार ऑफिशियल उन मरने वालों, जो सरकार का ही आंकड़ा मान लेते हैं, सरकार उन मरने वाले जो 30 लोग हैं उनके नामों की ऑफिशियल लिस्ट, उनकी आइडेंटिटी, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस तक जारी नहीं कर पाई है। और सरकार कर रही है 30, 12 तो सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया है कि हमारे यहां से 12 गए। तो क्या पूरे देश से सिर्फ लगभग 18 लोग मारे गए? सवाल यह है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह का माहौल यहां पर खड़ा किया जा रहा है, आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, नाम बताया नहीं जा रहा है, और तो और दुनिया का यह पहला ऐसा भगदड़, पहला हादसा होगा जहां पहले दिन से आंकड़ों में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। पहले घंटे सुबह 10 बजे ये डिक्लेयर हुआ कि भाई 30 लोग मरे थे, या शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मान लीजिए डीआईजी वैभव कृष्ण और मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मान लीजिए, बिल्कुल शाम को 6 बजे 29 तारीख को यह आंकड़ा जारी किया जाता है कि 30 मरे और 35 घायल। उसके बाद अब तक ना घायलों का डाटा बढ़ रहा है ना मृतकों का डाटा। दुनिया का पहला हादसा, दुनिया का ऐसा पहला भगदड़ जिसमें पहले दिन से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट आवर से आंकड़े टस से मस नहीं हो रहे हैं। किसी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं, सन्नाटा छाया हुआ है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। लेकिन हम सवाल पूछेंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। और जानते हैं समीर, मैं कहां पर खड़ा हूं? मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां 30 मौतों की आइडेंटिटी के बाद 24 अज्ञात लाशों की फोटो लगाई गई थी, और जब उसका सच दिखाने की मैंने कोशिश की तो मुझे धक्के मारकर निकाला गया। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक बार फिर से चलूंगा वो सच को दिखाने के लिए जो देश की जनता जानना चाहती है, जिन सरकारों के भरोसे पर अपने परिजनों को उन्होंने यहां पर भेजा। बिल्कुल जा सकते हैं बदले में मौत मिली, विपिन, जा सकते हैं और ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर मौत के आंकड़े कब जारी किए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन सुभाष से कहूंगा, देखिए ये मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का ये मॉर्चरी कह लीजिए, या यहां पर उन लाशों को रखा जाता है जो अनक्लेम्ड बॉडीज हैं। और यहां पर देखेंगे आप, यहां पर आपको गुमशुदा की तलाश, और इस तरह से देखेंगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, संभवतः कुछ परिवार भी बैठे हैं, और यहीं पर वो पोस्टर लगा था। लेकिन अब स्थिति क्या है वो जानना, थोड़ा फास्ट हो सुभाष, वो जानना और दिखाना बहुत जरूरी है। एक बार वो जो पोस्टर लगाया था वो दिखा दे जरा। यहां पोस्टर लगाया था आपने, मैं परसों आया था, यहां पर पोस्टर लगा था जो अज्ञात बॉडीज हैं, सारी बॉडीज चली गई, सबको आइडेंटिफाइड कर लिया आप लोगों ने। देखिए ये वो जगह है, यहीं से मुझे धक्के मारकर निकाला गया था, और यहां भी अभी भी उसका प्रमाण है। 1 2 3 4 5 6 7 पोस्टर लगे थे। ये फ्रोजन हाउस है, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, हम अपनी सीमाओं को समझते हैं। ये वो स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी, इनको जरा दिखाइए। इनको आपत्ति थी उस दिन भी, इनको आपत्ति आज भी, और यहां पर पुलिस वालों को लगाया गया ताकि सच सामने ना आ पाए। 24 लोगों की लाशों की फोटो यहां पर थी, और वो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज थी। सारी बॉडीज आइडेंटिफाइड हो गई? नहीं अभी तो नहीं, अभी आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, देखने तो फोटो क्यों हटा दिया? जब बिना फोटो देखे कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे? हमको नहीं पता, हम लोग तो यहाँ के वर्कर हैं, हम लोग को ड्यूटी लगी हुई है, हमको नहीं पता। नहीं तो फिर लोग बॉडी को आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे? हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई आप? अरे भाई आप यहाँ पे जिम्मेदार हैं। जी भाई साहब, बॉडी को आइडेंटिफाई बॉडीज करेंगे, फोटोज करेंगे। फोटो से ही तो हमारे जरिए अगर आसाम का व्यक्ति मरा है, गुजरात का मरा है, महाराष्ट्र का मरा है, बिहार का मरा है, अगर हम उसकी फोटो दिखा देंगे तो वहां बैठकर वो आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएगा। अभी फोटो हम ले लेंगे, ठीक है, बाद में फोटो बॉडी यहाँ लगाया क्यों था? फोटो चेंज होती रहती है ना, बॉडी मतलब लाश बदलती रहती है, चेंज नहीं होगी कैसे? मतलब फिगर चेंज होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। पहले दिन जो फोटो खींच के लगाएंगे तो वो आदमी तभी तो पर डे को होता रहता है। पर डे कितने लोग मारे गए हैं ये बता दीजिए। ये नहीं मुझे मालूम। आप तो यहाँ ड्यूटी में है ना, कितनी लाशें रखी गई हैं यहाँ तो पे? हम गिन थोड़े रहे हैं। अरे किसकी ड्यूटी है लाशों को गिनना? मेरे की ड्यूटी नहीं है ये। किसकी? कौन गिनेगा? नहीं है, शासन गिनेगा। हाँ, मुख्यमंत्री का प्रशासन गिनेगा। प्रशासन गिनेगा। कितने लोग मारे गए हैं? प्रशासन बताएगा ना चीजें, हम क्यों बताएंगे? हमें ठीक है विपिन, आप बातचीत जारी रखिएगा, लेकिन डे 1 से जो रवैया अख्तियार किया गया है वही अभी भी जारी है। कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है, और ये तो कर्मचारी हैं, लेकिन आप अधिकारियों से भी पूछिए, और विपिन ने बार बार पूछने की कोशिश की है, लेकिन कोई अपने मुंह से ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है, कितनी लाशें पोस्टमार्टम के लिए लाई गई हैं। जल्दी से एक और केस स्टडी हमारे पास आई है। आजमगढ़ की रविकला मिश्रा की भी मौत हुई, संगम नोस पर हुई थी रविकला मिश्रा की मौत। परिजनों का दावा, काफी ढूंढने के बाद मिला शव। परिजनों ने यह कहा कि मेडिकल कॉलेज में 100 से 200 शव उन्होंने अपनी आंखों से देखे। परिजन दावा कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में 12 लोगों की लिस्ट लगी हुई थी।
संगम नोस पर रवि कला मिश्रा की मौत हुई और उनके परिजन ये दावा कर रहे हैं। फूफा जी ने कॉल करके मुझे बताया 3 बजे शाम को। तो आप सबसे पहले कहाँ गए? पहले मैं दारागंज गया, वहाँ गुमशुदी लिखाया, उसके बाद फिर अनाउंस करवाया 5-6 सेक्टर में जाके, जहाँ तक मैं पहुँच सका। उसके बाद फिर रात हो गई, 2-3 बज गया, फिर मैं रूम पे आया, फिर सुबह मैं गया, फिर दारागंज अनाउंस करवाया। अनाउंस करवाने के बाद फिर एक SI बोले कि आप जाइए हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल गया स्वरूप रानी, वहाँ मतलब कुछ पेशेंट थे, पेशेंट को देखा, वहाँ लिस्ट थी, नहीं दिखी वहाँ फिर दादी। फिर उसके बाद एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए, वहाँ कुछ डेड बॉडीज हैं। फिर वहाँ गया डेड बॉडीज, तो वहाँ 12 फ़ोटो लगे थे, लेकिन 12 फ़ोटो क्या 150-200 डेड बॉडीज़ थी। कितनी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी जब आपने देखा अपने आप? 150-200 डेड बॉडीज़ थी। इसके बाद मैं वहाँ गया, तो फिर वहाँ मतलब सबको फेस पहचानना था, फिर मैं फेस पहचाना, फिर SI से रिक्वेस्ट किया, वो भी साथ गया, वहाँ से कोई साथ नहीं जाता था। रुपेश, मैं आपके पास आऊंगा। बैक टू बैक लगातार केस स्टडीज हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं और सवाल सबसे बड़ा यही है कि भगदड़ में आखिर कितने सनातनियों को जान गंवानी पड़ी। जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ग्राउंड पर जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो तो बिल्कुल जुदा है। प्रशासन की मंशा ना जाने क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। देखिए समीर, इंसाफ की बात तो बाद में होगी, पहले तो उनको उनका शव मिलेगा कि नहीं, उनको ये पता चलेगा कि नहीं कि उनके परिजन जो हैं घायल हैं, मर गए, मोर्चरी में हैं, आखिर हैं कहाँ, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। इंसाफ बाद में चाहिए, पहले उनको तो ये पता चाहिए कि आखिर उनके परिजन हैं कहाँ। आप देखिए, मैं स्वरूप रानी जिस अस्पताल में खड़ा हूँ, यहाँ पर 4 दिनों तक लोग ढूंढते रहे, यहाँ से लेकर मोर्चरी तक, इमरजेंसी से लेकर के वार्ड तक। और यहाँ देखिए अंततः लोगों ने पोस्टर यहाँ पर चस्पा कर दिया है, 29 जनवरी सुबह 4 बजे से गायब। और ये देखिए, आप सिर्फ पोस्टर देखिए, नामों की लिस्ट देखिए, लोगों ने अपने से एक लिस्ट बनाई है, ये गायब। ये देखिए गुमशुदा की तलाश 29/1 को 4 बजे झूसी पुलिस चौकी के पास से गायब हुई। इसी तरीके से जहां मैं खड़ा हूं वहां के मोर्चरी में बोरे में ठूस ठूस करके शव रखे गए हैं, यानी कि शव को कफन तो नहीं नसीब हुआ, लेकिन सच्चाई पर कफन डालने की कोशिश जरूर हुई। यहां पर आप समझिए, पहले दिन जिन लोगों को शव दिखलाने के लिए, चेहरा दिखाकर शिनाख्त कराने के लिए अंदर भेजा गया, उन्होंने TV9 के कैमरे पर कहा, कई लोगों ने, और सबके बयान मैच कर रहे थे। किसी एक का बयान अगर होता तो हम इसे आरोप कहते, लेकिन कई परिजनों के बयान आपस में मैच कर रहे थे कि मैं जहां खड़ा हूं स्वरूप रानी अस्पताल में, यहां 50 से 60 शव रखे हैं, 40 से 50 वहां रखे हैं। अगले दिन फिर लोगों ने कहा कि फिर मैं शनाख्त करने के लिए अंदर गया था देखने के लिए, उन लोगों ने कहा कि 25-30 शव यहाँ हैं और लगभग 30 शव वहाँ हैं। कल मेरी जिन लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा 4 शव रखे हैं मोतीलाल नेहरू जो कॉलेज है वहाँ पर, और 6 शव रखे हैं यहाँ स्वरूप रानी हॉस्पिटल में, यानी कि, लेकिन किसी को शव मिला नहीं। शव मिलने की अगर प्रक्रिया आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मेले के हॉस्पिटल से स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाया गया, यहाँ से कुछ लोगों को शव देने की बात कही गई, फिर पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। उसके बाद कहा गया कि आप पंचनामा के लिए 5 लोग लाइए। अब आप बताइए, जो लोग महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, कहाँ से आए हैं, वो 5 लोग लेकर के कहाँ से आएंगे? लोग परेशान थे, उन्होंने हमसे कहा कि हमको कहा जा रहा है कि आप 5 लोग लेकर आइए, पंचनामा बनाएंगे। उसके बाद कहा गया कि आप जाइए थाने में, थाने से लिखवा कर लाइए। इस हॉस्पिटल में जो थाना मौजूद है, स्वरूप रानी चौकी, उस थाने में जब परिजन पहुंचे, वहां से कहा गया कि नहीं, मैं लिख नहीं दे सकता, जो PO है वहां के थाने से लिखवा कर लाइए। वहां गए, उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत कहां है, आप लिखा कर लाइए कि आपके ही पिताजी हैं और वो मरे और यहीं पर मरे। हमने पढ़ा था, एक खुशवंत सिंह की किताब है कितने पाकिस्तान, उसमें कहता है कि जाओ औरंगजेब के मुर्दे से ये लिखवा करके लाओ। वही हो रहा है यहाँ पर, मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। कहावत है कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। यहाँ लोग मरे पड़े हैं। की एक बात यही है कि आखिर सनातनियों की मौत का आंकड़ा छुपाया क्यों जा रहा है? श्रद्धालुओं की मौत अगर भगदड़ में हुई है तो उसके बारे में बताया क्यों नहीं जा रहा है? आंकड़ों को छिपाने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? भगदड़ में राजस्थान के अजमेर की न्याली देवी की भी मौत हुई। न्याली देवी के पति का दावा है कि अस्पताल में उन्हें 15,000 रुपए दिए गए, लिफाफे में पैसे देकर कहा गया कि अंतिम संस्कार करवा लेना। पति का दावा, मेरी पत्नी के शव का नंबर ही 48 था। 3 से 4 मीटर की दूरी पर थी पत्नी, लेकिन भगदड़ की वजह से वो पहुंच नहीं पाए और उनकी पत्नी की जान चली गई। ये तस्वीर उन्हीं की हम आपको दिखा रहे हैं।
और जब शव देने की बारी आई तो उनकी पत्नी के शव का नंबर ही 48 था। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशासन ने अभी तक सिर्फ 30 मौत की बात ही स्वीकार की है। ध्वज आर्या, आपने परिवार से बात की है, अजमेर से हमारे साथ ध्वज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ध्वज, जरा बताइए कि आखिर परिजन क्या कह रहे हैं, उनकी नजर में प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? देखिए समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी घर में जो मौत हुई है, यानी कि रामनारायण जी हैं, इनकी पत्नी की मौत हुई है। 3 से 4 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। उस भगदड़ में क्या हालात रहे होंगे और कैसी स्थिति वहाँ पर रही होगी, इन्होंने अपनी आंखों देखा हाल बताया है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी का पोस्टमार्टम हुआ, यानी कि 16 से जो है 17 घंटे बाद एक टैक्सी चालक ने इनकी मदद की और इन्हें पोस्टमार्टम तक जो है पहुँचाया, जहाँ पोस्टमार्टम किया जा रहा था वहाँ पहुँचाया। आप परिजनों से पूछ सकें कि ये पैसे क्यों दिए गए, मतलब पैसे देकर, कैश देकर ये कहा जा रहा है कि ले जाओ डेड बॉडी, अंतिम संस्कार करा लेना। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनके पति हैं रामनारायण जी। रामनारायण जी, आप जब वहाँ पहुँचे, उसके बाद में डेड बॉडी आपने ली, तो आपको एक लिफाफा दिया गया जिसमें कुछ पैसे थे, उसमें क्या कहा गया और आपको क्या बताया गया? हमारे को यही बताया गया कि आपको पैसा दे रहे हैं, इसको किसी को खर्च नहीं करना, आप सुरक्षित, आपके लिए कोई बॉडी के लिए और आपके लिए 2 मैं आदमी भेज रहा हूँ, अकेला हुआ आदमी आप, तो आपको सुरक्षित आपके स्थान पर छोड़ के आएगा वो। कोई बात की प्रॉब्लम हो तो इसको बोल देना। ये क्या करना है? मैंने आपको पैसे दिए, किसने पैसे दिए, ये कोई जानकारी है आपको? वो कौन अधिकारी था? वो अधिकारी तो वहाँ अलग ही बैठा था, एक टेबल लगा कर वहाँ लिफाफे मेल रखा था। जिसने बॉडी उठाई उसके लिए बोलता भाई आपको पैसा नहीं मिला तो ये लिफाफा ले जाओ। बिल्कुल, देखिए समीर कि ये पूरी तरीके से कह रहे हैं कि इन्हें लिफाफा मिला है और कोई कागज नहीं है इनके पास में। इनकी पत्नी का पोस्टमार्टम कर दिया गया, पोस्टमार्टम में परिजनों के साइन की जो है जरूरत होती है, लेकिन कोई कागज नहीं है। सिर्फ एक कागज है जो हमने थाने से निकलवाया है। ये कागज है, ये पूरा का पूरा जो है पर्चा बयान है, जो कि पुलिस वालों ने यहाँ जो लोग आए थे छोड़ने के लिए इनकी डेड बॉडी, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी, एक कांस्टेबल इनके साथ था, वो डेड बॉडी यहाँ देके गया, सुपुर्द करके गया। इस कागज के अलावा, यानी ये कागज हमारे पास है, लेकिन इनके पास एक कागज भी क्या नहीं है। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई, क्या कोई डेथ सर्टिफिकेट दिया गया, या फिर कोई लेटर इनसे भी लिखवाया गया, कोई पत्र इनसे भी लिखवाया गया कि यह स्वाभाविक मौत थी, अचानक तबीयत खराब हुई और मृत्यु हो गई? बिल्कुल बिल्कुल समीर, इनसे पूछ लेते हैं कि जब आपका पोस्टमार्टम, आपकी पत्नी का पोस्टमार्टम किया गया तो आपसे कोई साइन कराए गए? हाँ, साइन तो कराया, जो 5-4 फाइलें बनाए उसमें सबकी साइन दस्तखत कराया। और वो किस तरीके के वो कागज थे, क्या जानकारी है आपको? नहीं, इतने जानकारी, पढ़ा लिखा भी नहीं मैं, इतना थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा हो। जब मैं कहा था यहाँ साइन कर दो, वहाँ साइन कर दो, मैं जहाँ साइन कराया वहाँ साइन कर दिया। मैं साइन आपसे कराए गए और कोई डेथ सर्टिफिकेट दिया अभी तक? कोई नहीं, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया मेरे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं समीर कि इनसे जो है कुछ कागजों पे साइन कराए गए हैं। इन्हें पता नहीं है कि वो किस तरीके के कागज हैं, किस तरीके की सहमति इन्होंने वहां दी है, लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम हो चुका था। ये बड़ी बात है कि अगर कोई पोस्टमार्टम होता है तो उसके जो परिजन होते हैं उनके निश्चित तौर पर ये सब कुछ जो सामने आ रहा है इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर, ये बहुत चिंताजनक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया गया और जिस तरह से दबाव डालकर लेटर्स लिखवाए गए हैं, कुछ को लिफाफे में कैश पैसे देकर कह दिया गया कि ले जाओ डेड बॉडी, अंतिम संस्कार करा लेना। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने कौन से पेपर्स पर दस्तखत किए। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ में पश्चिम बंगाल से 4 लोगों की मौत हुई है। बंगाल के 7 लोग अब तक लापता हैं। मालदा की आमिया शहर की भी मौत हुई। मौत के बाद अब तक उन्हें कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, ये परिजन दावा कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल आपको लिए चलते हैं। रवि दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। बंगाल से जो तमाम केस स्टडीज सामने आई हैं, रवि शंकर दत्ता, आपने बहुत तफसील से उस पर नजर डाली, देखा, समझा, जाना, क्या नजर आता है और हर केस में कॉमन बात क्या नजर आती है, क्या करने की कोशिश कर रही है आखिर यूपी सरकार? देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले ये चीज सामने आया था कि जो लोगों की मौत हुआ है कुंभ में, वहां पे लोगों को ना तो डेथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ना तो उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। और अभी पता चला, जिस परिवार के साथ मैं हूं, जैसे कि पिछले ध्वज हमारे साथी कह रहे थे कि उनको लिफाफे में 15,000 रुपया दिया गया था। बासंती पोद्दार, जिनके परिवार के साथ मैं हूं, उनका बेटा और उनके बेटी हमारे साथ है, उनके साथ बात करेंगे। उनका भी यही कहना है कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था,
पोस्टमार्टम नहीं हुए थे और लिफाफे में 15,000 दिया गया था। क्या हुआ था, जुबानी उनके मुंह से सुनिए, क्या हुआ था? उस टाइम तो जो स्टैम्प ड्यूटी के बाद था, कोई भी पोसेशन बोलिए तो कोई वॉलंटियर कुछ भी नहीं था। डेट से 2 घंटे बाद जब आए थे तब मम्मी तो ऑलरेडी गुजर चुके थे, और उसके बाद जब हॉस्पिटल ले गए थे 3 बजे तक हॉस्पिटल ले गए थे, 3 बजे के टाइम में वहाँ पर तो हॉस्पिटल डॉक्टर देखा, डॉक्टर तो बोलते हैं नहीं। उसके बाद 4 साढ़े 4 मैंने एक्चुअली 5 बजे तक मेडिकल कॉलेज ले गए थे, जो वहाँ मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पर ले कर बोलते पोस्टमार्टम करने वाला है, ऐसा कोई सिस्टम वहाँ पर था। वहाँ पर ले गए थे, हमको तो कुछ भी पता नहीं, हम तो वेट कर रहे हैं। पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ था? पोस्टमार्टम कुछ भी नहीं हुआ था। डेथ सर्टिफिकेट मिला था आपको? नहीं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। बोल रहा था हमको भेज देगा। अच्छा, भेज देगा। आपसे पूछते हैं, आपको 15,000 रुपया लिफाफे में दिया गया था? हाँ, एक पैकेट में? एक पैकेट में दिया था। क्या क्या था उन लोगों ने, इससे क्या करना है? क्या करेंगे, परोरा मतलब हम तो लेके आया था उसको। कौन दिया था ये? क्यों कहा था सरकार की तरफ से या कोई पुलिस, कौन दिया था? उधर का पुलिस दिया था। पुलिस दिया था आपको 15,000 रुपया? हाँ। और क्या कहा था? पोषण मिल के दिया था, कुछ नहीं बोला था। अच्छा। फिर एक लिफाफा दिया जो लेके जाइए। अच्छा, एक सवाल है, ये जो आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिली, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बाद में पश्चिम बंगाल सरकार से हुआ, यूपी सरकार ने कहा था कि 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा, तो उसमें भी समस्या होगी आपको, यहाँ पे बाकी की समस्या भी होंगे। और आप कह रहे थे आपका माँ जो है वो परिवार के मेन अर्निंग मेंबर्स है। हाँ, क्या थोड़ा बताइए उसके बारे में। मम्मी के ऊपर पढ़ाई की फैमिली डिपेंड करते हैं, मम्मी पर कंट्रोल करते हैं सब कुछ, यही बात है ना। किस चीज का बिजनेस था? हम लोग गारमेंट्स का बिजनेस। गारमेंट्स का बिजनेस था। तो अभी वहाँ पे स्थिति आपने क्या देखा था, कितनी लोगों की मौत हुई, कि आप कह रहे थे कि बहुत सारा बॉडी आपने देखा, थोड़ा बताइए। बॉडी तो बहुत कुछ था वहाँ पर। कितने? क्या मेरा हिसाब से तो 40-50 के आसपास हो ही जाएगा। जहाँ पे आप थे? हाँ। जो लिस्ट हमने दिखाया था उसमें 9 नंबर में आपकी माँ की तस्वीर। हाँ, 9 नंबर में जो दिखाया। हाँ। तो वहाँ पे आपने क्या सिचुएशन देखा था, थोड़ा सिचुएशन बताया हमारा दर्शक को। सिचुएशन इतना था, मैंने एक्चुअली जो भी देख रहे उससे बुरा सिचुएशन है वहाँ पर। एक्चुअली कोई भी सिस्टम नहीं था, कोई भी रूल्स नहीं था, सब लोग सब कुछ सिस्टम VIP के वैसे के हुआ था, बोल रहा था। मैंने आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं था सिस्टम, कोई भी रहने के लिए, कोई भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसा सिस्टम पूरा है। आप जब स्टैम्पेड हुए, आप लोग कह रहे थे कि आधा घंटा 45 मिनट से हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, क्या हुआ था? एक्चुअली उस टाइम से इतना ज़्यादा क्राउड था, सब लोग को मैंने 45 मिनट से मिनिमम कोई भी लोग एक मने। ये पड़ताल लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भगदड़ का पूरा सच यूपी सरकार क्यों नहीं बयां कर रही है, प्रशासन आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहा है, ये है अहम सवाल। आखिर वो तमाम लोग जो कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने गए थे और भगदड़ में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों को इंसाफ कब मिलेगा?